कई बार हमने समझाया है कि ऑटिज्म का जो केस होता है ना, ये एक कंप्लीट न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, मतलब एक रिहैबिलिटेशन का फेज है। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब हिंदी मतलब होता है पुनर्वास। पुनर्वास हिंदी शब्द जानने वाले लोग को पता होगा कि पुनर्वास मतलब होता है कि पुनः और वास, तो फिर से बसाना। कहाँ बसाना है भाई? तो नॉर्मल ट्रैक पे जो ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी वो उस ट्रैक से अलग उतर गई। एक प्रॉपर ऑर्डर में जो चीज़ें चल रही थी वो डिसऑर्डर में हो गई, इधर की उधर उलट पुलट हो गई। इसलिए इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जब ये डिसऑर्डर है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बहुत सारे केसेस में ये जेनेटिकली भी मिलेगा, बहुत सारी क्या मतलब वो बहुत कम, मैक्सिमम केसेस में एक्वायर्ड ये मिलेगा। और एक्वायर्ड कैसे? कि वो आजकल की लाइफस्टाइल, ओवर स्क्रीन एक्सपोजर, न्यूक्लियर फैमिली, लोगों से मिलना जुलना नहीं, इसके अलावा खान पान का अशुद्ध होना, तो जिसकी वजह से गट हेल्थ का बिगड़ना, इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, बच्चों को ओवर केयर ओवर पैम्परिंग करना, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी डेवलप करता है। तो अब बात कर रहे थे कि रिहैबिलिटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, पुनर्वास की जब हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी अगर एक जगह से उजड़ जाए ना, बाढ़ में आपका घर बह गया, तो आपको फिर वैसा घर घड़ारी ज़मीन बनाने में कुछ साल लग जाएंगे। मेहनत है, मेहनत और बुद्धि, ईमानदारी, किस्मत सब सही रही तो फिर आप 2-4-5 साल में वैसा फिर से संपत्ति बना पाएंगे। मतलब फिर से आप वहाँ पे बस पाएंगे आसपास में कहीं, या फिर वही जगह पे। लेकिन जो बह गया वो नहीं आने को, तो फिर से आप बच सकते हैं। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का समय लगेगा। ठीक इसी तरह से पुनर्वास का ये काम करता है, रिहैबिलिटेशन का फेज जो होता है वो काम करता है। इसमें सिर्फ एक आदमी कोई कहे कि नहीं भाई हम ही सुपीरियर हैं, सिर्फ हमारे से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, हम आपके बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ देंगे, हम आपके बच्चे को सब तरह से ठीक कर देंगे, तो ये मूर्खता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरी रिहैबिलिटेशन की टीम होती है इसमें। सबसे टॉप पे इसमें पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। वो उनके पास आप लेके जाते हैं तो बहुत सारे रेडियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह कराते हैं। उसके अकॉर्डिंग कुछ अपने रेंज में वो जो उनके क्षेत्र में आता है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ दवाएं मेंशन करते हैं। हालांकि इसमें दवाओं का कुछ खास रोल नहीं है, हमने हमेशा कहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में, जैसे कि अगर सीजर का केस है, मल्टीपल सीजर्स आते हैं बच्चे को, कुछ जैसे सेरेब्रल ओरिजिन का इंसल्ट है, इस्चेमिक हाइपोक्सिया रहा, बच्चा जन्म के टाइम में नहीं रोया, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कुछ मेडिकेशंस वो सजेस्ट करते हैं, वो तो देना ही होता है। तो सबसे टॉप में वो हैं। उसके बाद से जब आप आते हैं तो डेवलपमेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल जो पीडियाट्रिशियन होते हैं उनका रोल होता है। तो वो आपको किस थेरेपी में कैसे लेके जाना चाहिए वो बताते हैं। अगर वो ईमानदारी से काम करें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो बायस्ड होके और अब सिर्फ लालच के चक्कर में मल्टीपल थेरेपीज के लिए कर देते हैं मैक्सिमम, ऐसे ये प्रॉब्लम होती है। नहीं तो वो उनका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर अब आप वहाँ से नीचे आते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, स्पेशल एजुकेटर हो गए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इसके अलावा बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं। बिहेवियर थेरेपिस्ट यूजलेस होते हैं, ये सर्टिफिकेट होल्डर स्पीच थेरेपिस्ट भी यूजलेस होते हैं। ये बात भी हम समझा देते हैं। सबकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से हो कि वो पैथोलॉजी को समझे, पैथोफिजियोलॉजी को समझे, तब केस को मैनेज करे तो कर सकता है। सर्टिफिकेट वाले सिर्फ कमाने के लिए वो क्रैश कोर्स करके आते हैं। तो इन सब बातों का भी समझ के रखना है। तो ये इस तरह की टीम
इसके अलावा काउंसलर आपको मिलेंगे, सोशल वर्कर आपको मिलेंगे, वो आपको आसपास की सोसाइटी से जोड़ेंगे। इस तरह के बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये कंप्लीट रिहैबिलिटेशन टीम का काम होता है, बच्चे को मैनेज करना। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हम कहें तो एक सही थेरेपिस्ट का, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, न्यूरो डेवलपमेंटल फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, न्यूरो डेवलपमेंटल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। ये लोग कंजर्वेटिव अप्रोच पे काम करते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है ना कि आपके बच्चे का कुछ नुकसान नहीं हो, उसको अननेसेसरी दवाओं पे नहीं रखा जाए, अननेसेसरी बातों में ना उलझाया जाए, अननेसेसरी डाइट वगैरह के चक्कर में ना पड़ा जाए, नहीं तो फिजिकल ग्रोथ भी बच्चे की डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कंजर्वेटिव अप्रोच बताते हैं। तो कंजर्वेटिव अप्रोच में हम बता रहे हैं क्या होता है। जब भी आप रिहैबिलिटेशन में जाएंगे तो इसमें दो तरह के अप्रोच होते हैं कि एक आपका क्या होता है कि प्रिवेंटिव अप्रोच, जिसको प्रिकॉशनरी अप्रोच बोलते हैं कि आगे क्या क्या नहीं करना है, जैसे कि प्रॉब्लम मतलब बढ़ने वाली है तो ये चीज़ें रोक देनी है। प्रिवेंटिव अप्रोच कि क्या हम अगर ध्यान रखें तो फिर प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं, तो प्रिवेंशन है। दूसरा होता है थेराप्यूटिक अप्रोच कि वो तो प्रॉब्लम को हमने रोक दिया कि आगे बढ़े नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम हो गई है उसके लिए तो थेरेपी लगेगी, तो थेराप्यूटिक अप्रोच। अब यहाँ से बच्चे का डायग्नोसिस, असेसमेंट सारा कुछ किया जाता है ऑन एग्जामिनेशन। हम तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पहले, उसके बाद रिहैबिलिटेशन में दो तरह के गोल सेट किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि जो चीज़ें इजीली मैनेज हो जाने वाली हैं, जैसे बच्चा हेयर कट नहीं कराता, नील कट नहीं कराता, मुंह में कुछ भी फेस क्रीम वगैरह लगाने नहीं देता, इसके अलावा किसी तरह के साउंड से इरिटेट हो जाता है, कान बंद करता है, चिल्लाता है, भागता है, कुकर की सीटी, कुकर देख के ही बिदक जाता है, नहीं बजने देगा, देख के ही चिढ़ जाएगा। तो ये इस तरह के जो भी सेंसरी इशूज जो आपको दिखते हैं, लगते हैं, ये इनको मैनेज करना हमारे शॉर्ट टर्म गोल में आता है। लॉन्ग टर्म गोल में क्या है कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप हो, सोशल इंटरेक्शन डेवलप हो, सोशियो इमोशनल स्किल्स डेवलप हो। रिसेप्टिव लैंग्वेज के बाद धीरे धीरे नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन हो, फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो, एडीएल ट्रेंड हो जाए, पढ़ने लिखने की समझ आ जाए। एडीएल में जनरल एडीएल तो बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एडीएल भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं लॉन्ग टर्म गोल में। और इन सारी बातों को जो समझ सकता है, जो समझ रहा है, वो ही आपको समझा सकता है कि ये क्या होता है। किताब की 4 लाइन पढ़ के 8 लाइन हिंदी इंग्लिश मिला के A फॉर ऑटिज्म, B फॉर बकवास वाले जो चैनल्स होते हैं वो नहीं। तो इसलिए और जो मेंटोर और आपका वो लाइफ कोच और तो क्या 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 नाम रखता है लोग, उन सब लोग के चक्करों में पड़ के जो आपको लगता है कि बस ऐसे ही घर पे बैठ के और बिना कुछ, जैसे क्या होता है कि अब उनका ये है कि चार्जेज कम है, या फिर उनको है कि अपना कुछ सामान बेचना है, किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पास 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर है, ये हमारा डिब्बा बेच दो, कुछ पैसा मिलेगा। कुछ स्कूल, स्पेशल स्कूल वाले ने कांटेक्ट किया कि भाई तुम हमारे यहाँ 10-20 एडमिशन करा दो, कुछ परसेंटेज मिलेगा। अब इन्हीं चक्करों में पड़ के, और हमको लगता है कि थेरेपी में तो बहुत पैसा लगेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारा ये होगा। आपके बच्चे से बढ़ के धन तो कुछ नहीं है ना। तो उन सब लोगों के चक्करों में पड़ के उनके अननेसेसरी वीडियो जो कि आपके बच्चे में नहीं एप्लीकेबल हैं, वो भी उठा के यूजलेस वीडियोज अपने बच्चे में इम्प्लीमेंट करके बच्चे की प्रॉब्लम जो आप लोग बढ़ा लेते हैं। क्या कीजिएगा काम करके, ये जो आप जो एक एक रुपया जोड़ रहे हैं जिस फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अगर बच्चा ही आपका सही नहीं रहेगा तो ब्राइट कहाँ हुआ, वो तो डार्क हो गया ना फ्यूचर आपका। तो पहले बच्चा तो ठीक रहे ना, प्रेजेंट सिक्योर रहेगा तो फिर फ्यूचर का हम ये करेंगे। हमने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि प्रेजेंट में फटा चिथड़ा में लेके चल रहे हैं और फ्यूचर का प्लान है कि हमको ये करना वो करना। अरे जो फ्यूचर है
कल वो प्रेजेंट हो जाएगा, नेचर आपका वही रहेगा तो आप वही रह जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो खैर, समझदार हैं आप लोग, बात को समझिए। रिहैबिलिटेशन की जो ये सारी बातें हैं, अप्रोचेज जो हैं, इतना टफ भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। जैसे हमने ये समझाया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, इसी चीज़ को हर एक पेरेंट तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी है ज़रूरी। उसके लिए आपको सही डॉक्टर, सही थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। सही से वो बच्चे को डायग्नोसिस असेसमेंट करेंगे। उसके बाद आपको अगर कोई नहीं सिखा रहा, आपको अगर कोई नहीं बता पा रहा कि आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे मैनेज करेंगे, तो फिर वो इंटेंशनली आपको ठीक नहीं करना चाहता, या फिर वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको आइडिया नहीं है इस बारे में। वो मतलब कि क्या है, वो रंगा सियार है। वो था ना कि एक रंगा सियार, कि जैसे कि वो नील के ये में गिर गया था, वो जो नीला कलर लग गया था, उसके बाद से क्या हुआ कि उसको अजीब सा जानवर लगता था। जंगल के सारे ये मान लिए कि ये तो रंगा सियार, ये तो लगा कि सबका राजा ये है। फिर एक समय में हुआ जब हुआ तो भाई जाति तो वही थी, तो उसके बाद करके वो अपना वो भी हुआ करने लगा। फिर जंगल के सारे लोग पर, तो रंगा सियार लोग से बचना, अपने बच्चे को ठीक करना है। तो जब तक आप नहीं काम करेंगे बच्चे पे ना, बिना समझे ही कुछ भी करते रहेंगे, सही तरीके से नहीं समझेंगे, सही तरीके से काम नहीं करेंगे, बच्चा आपका ठीक नहीं होगा। कोई कहे तो हम उसको लिख के दे सकते हैं, और कोई कहता है कि आप ये दवाई दीजिए, साल भर में हम ठीक कर देंगे। तो कहिए कि तुम साल भर छोड़ो, 2 साल लो। वो कहेगा कि हमको 50,000 रुपये दे, आप कहिए कि 1 लाख ले लो, तुम बच्चे को ठीक करो। नहीं ठीक हुआ तो उसका 2 गुना तुम हर्जाना भर दो। तो फिर आपको देखिए समझ में आएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है। ये आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। डेली रूटीन में सुधार करने की ज़रूरत है। घर के माहौल में चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चा ठीक होगा। बी वेयर, बी पॉजिटिव। ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।